हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो उत्तर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। तो उत्तर है दोस्तों सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात दोनों नहीं होता है। अगला है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो याद रखिएगा 52% भाग जो है 52% व्यक्ति जो हैं कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि छिपी हुई या आदर्श बेरोजगारी क्या है। तो छिपी हुई या आदर्श बेरोजगारी क्या है। तो उत्तर है दोस्तों सीमांत भौतिक या उत्पादकता शून्य होती है छिपी हुई या आदर्श बेरोजगारी में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो उत्तर है दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होती है संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वित्तीय बाजार का एकीकरण होता है वैश्वीकरण का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, यही था अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम कहाँ के लोग हैं, वह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गरीबों की संख्या कम है भारत में अन्य राज्यों की तुलना में। अगला है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो किस राज्य को दोस्तों, मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है। तो किसका ये प्रकाशित करता है दोस्तों, ये करता है IBRD का प्रकाशन करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये देन है महबूब उल हक की। अगला है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो मानव विकास सूचकांक में क्या शामिलित होता है दोस्तों, US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय शामिल होता है मानव विकास सूचकांक में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तर है दोस्तों भारत को रखा गया माध्यम मानव विकास श्रेणी में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की श्रेणी क्या है, माध्यम मानव विकास श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले पर है केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, पंजाब, उसके बाद में महाराष्ट्र है। अगला है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, पहले ही बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, आयात निर्यात बंद होता है। अगला है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। किस क्षेत्र में दिखाई देती है दोस्तों, ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है प्रचंड बेरोजगारी। अगला है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो उत्तर है दोस्तों उड़ीसा में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निर्धनता का आकलन किस प्रकार किया जाता है, ये किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। अगला है कि कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो उत्तर है दोस्तों अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो होता है असमानता घटाने का उपाय होता है। अगला है कि वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। किसमें परिभाषित किया जाए, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तर है दोस्तों आय में असमानता होता है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण। अगला है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक को विकसित किया गया था। अगला है कि किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। किसके द्वारा निकाली गई थी दोस्तों, ये निकाली गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका।
अगला कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा सामाजिक असमानता जो है दोस्तों ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो उत्तर है दोस्तों यूएनडीपी ने बनाया था मानव विकास सूचकांक। अगला है कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है, तो कितना आकलित किया था दोस्तों, ये आकलित किया था 37.2%। इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन कि किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उत्तर दोस्तों उद्यमों का स्वामित्व होता है, इसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उत्तर दोस्तों कृषि क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। अगला कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्रों का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्रों का क्या होता है, अंश बढ़ता जाता है। अगला कि भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश मतलब एनएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर है 1950 में हुई थी भारतीय न्यायाधीश की स्थापना। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर है 1956 में हुई थी सीएसओ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय है दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या होती है, उत्पादन लागत पर निवल दर से मतलब होता है दशीय उत्पाद, ये होता है राष्ट्रीय क्या होता है आय। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा अनुमानित होती है दोस्तों, ये अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो उत्तर है दोस्तों गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत के राज्यों में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। अगला है कि 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, किसने सुनिश्चित किया था, दादा भाई नेहरूजी ने, कब 1867 से 1968 में। अगला है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो उत्तर है गोविंद रनाडे ने प्रतिपादित किया था ड्रेन का सिद्धांत। अगला है कि हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है, क्या संबंधित है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था, किसने किया था दोस्तों, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला कि भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय समांकों का संकलन किया जाता है। अगला कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है, तो उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है राष्ट्रीय आय का संकलन करने के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, ये भी दिए हुए हैं कि दिया है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, क्या है दोस्तों, इसका प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, पहले बता चुके हैं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है उसके आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है। अगला कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उत्तर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, ये होता है दोस्तों निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2001-2 के वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही थी, कितनी रही थी दोस्तों, 5.4% रही थी 2001-2 के वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 और 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर थी, क्या थी दोस्तों, 4.4% थी। अगला क्वेश्चन है कि बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष थी, तो उत्तर है दोस्तों 1996-97 में थी, मतलब 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश के सकल राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है, राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा किया जाता है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय का संकल्पन। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो उत्तर है प्रति व्यक्ति आय जो होती है आर्थिक विकास की बेहतर माप होती है। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन क्या है? तो दोस्तों सही कथन यह है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक होता है, हिस्सा अधिक होता है। यही होता है भारतीय की राष्ट्रीय आय के कथन के बारे में सही हिस्सा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपका भी काम अच्छे से चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।